नमस्कार, मैं सर्वभौम रोहित शर्मा। देश में गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है और यह गृहयुद्ध की स्थिति देश को किस दिशा की ओर ले जाएगी, ये भविष्य तय करेगा। ऐसा कि अमित शाह ने कहा था कि 31 मार्च से 2026 तक माओवादी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अमित शाह के निशाने पर माओवादी ज़्यादा है और जो दूसरे राज्यों में गृहयुद्ध चल रहा है, मणिपुर में हो या फिर कश्मीर में हो, वो उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते। सवाल उठता है कि मणिपुर में गृहयुद्ध को परवाह क्यों नहीं करते हैं, कश्मीर के गृहयुद्ध की परवाह क्यों नहीं करते हैं, दंडकारण एंट्री नंबर 1 क्यों है खतरे में। सीधी सी बात है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मणिपुर हो या किसी जगह का भी हिस्सा हो, वहाँ पर जो लड़ाई चल रही है वो मूलतः सत्ता में ही भागीदारी पाने की लड़ाई है, इसी सत्ता के अंदर रह करते हुए। लेकिन दंडकारण की जो लड़ाई है, ये दंडकारण से जुड़ी हुई पूरे भारत में जो माओवादियों की लड़ाई चल रही है, इसका उद्देश्य सत्ता में भागीदारी करना नहीं है, सत्ता पर कब्जा करना है। और ये कब्जा जो है वह मजदूरों किसानों को लेकर के करना चाह रहे हैं, जो भारत की आबादी का कुल 85% से भी ज़्यादा बनाता है। अर्थात भारत सत्ता पर जो आज 10-5% लोग खड़ा हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं और उसके तहत अपनी पूरी रणनीति को कार्यनीति को तय कर रहे हैं, विदेश नीति को तय कर रहे हैं। माओवादियों का कहना है कि इस जो सत्ता है इस पर 85% गरीब, मजदूर, किसान, युवा लोगों का कब्जा होगा। इन लोगों की ही बातें की जाएगी, इन लोगों के लिए नीति निर्धारण किया जाएगा, इन लोगों के लिए ही दुनिया की विदेश नीति तय की जाएगी। तो ये दो थॉट की लड़ाई है जो एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे को नष्ट करने के लिए ये पूरी लड़ाई है, न कि सत्ता में से भागीदारी लेने के लिए कि हमें कोई कुछ मिल जाए। ये पूरी पूरी लड़ाई ही एक दूसरे को नष्ट करने की लड़ाई है। यही कारण है कि अमित शाह या भारत सरकार ने माओवादियों के खतरे को भारत का नंबर 1 खतरा बतलाया है। इनके लिए कश्मीर की समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है, या इनके लिए मणिपुर की समस्या बड़ी समस्या नहीं है, या इनके लिए अपराधियों की समस्याएं बड़ी समस्याएं नहीं है। इनके लिए मुख्य समस्या यही है कि माओवादी किस तरह से देश की सत्ता को बदल करके मजदूरों किसानों को ला करके सत्ता में दे रहे हिस्सेदारी और पूंजीपतियों कॉर्पोरेट घरानों को भारत से खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये सीधे दो थॉट का बीच का लड़ाई है। दंडकारण्य में लगातार आंदोलन चल रहे हैं और दंडकारण्य का इतिहास रहा है आंदोलन से जुड़ा हुआ। यहाँ पर आदिवासी लगातार आंदोलन करते रहे हैं, जिसमें कि उनके आंदोलन को लगातार सरकार ने दमन करके खून में डुबो करके इसी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया है। हम बात करते हैं बहुत पहले नहीं जा करके, क्योंकि उसकी पहले की रिपोर्टिंग नहीं है, लेकिन जो भी रिपोर्ट मुझे मिला है इसमें आपको वो था हलवा विद्रोह। हलवा विद्रोह के पहले से कोई कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। तो ये जानना जरूरी होता है कि हलवा विद्रोह जो है हमारे पास रिसेंट है। हलवा विद्रोह 1774 से 1789 ईस्वी तक 79 ईस्वी तक किया गया था, और जिससे कि इसकी जड़ में भुखमरी, गरीबी, लाचारी था, और इसके लिए जो है इसको भी खत्म कर दिया गया था खून में डुबो करके। इस विद्रोह के बाद मुरिया विद्रोह हुआ 1876 में। इसको भी लगभग इसी तरीके से अंग्रेज के खिलाफ हुआ था, इसको भी नष्ट कर दिया गया। फिर भूमकाल विद्रोह हुआ था 1910 में। इस विद्रोह का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है बस्तर में, पूरे दंडकारण्य में। तो नक्सलवादी आंदोलन या जो आप छत्तीसगढ़ में जो माओवादी मूवमेंट चल रहा है, इसके पीछे विद्रोह का, सशस्त्र विद्रोह का बहुत लंबा इतिहास है। हम ये जो हलवा विद्रोह था उसके पहले की वारदात को जो खोजा जाए अगर, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा विद्रोह का इतिहास मिलेगा। इससे तो एक चीज साबित होता है कि आदिवासी दंडकारण्य के आदिवासियों का अन्याय के खिलाफ विद्रोह करने का एक पुराना रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो अंग्रेज के खिलाफ हो या फिर किसी और के खिलाफ हो या जमींदारों के खिलाफ हो। वो लोग लगातार अपने खिलाफ हो रहे अन्याय, सत्ता के जो आतंक, उसके खिलाफ लड़ने का बहुत बड़ा उनका इतिहास रहा है। ये माओवादी विद्रोह के पृष्ठभूमि को तैयार करता है। ये अन्य विद्रोह और माओवादी विद्रोह में बहुत बुनियादी फर्क यही है कि अन्य विद्रोह का जो सीमाएं थी, उसकी जो ये था, उसका जो लक्ष्य था छोटा था, अपने हिस्से में ही
लेने का, करने का, समस्याओं को दूर करने का। लेकिन माओवादी विद्रोह पूरे भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों से जुड़ता है और इस पूरे सवाल को देश के तमाम 90%, 80%, 90%, 95% लोगों के जिंदगी से टच करता है, जिस कारण कि माओवादी विद्रोह का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है और इसका बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। ये पहली बार माओवादियों ने भारत में जनता सरकार की स्थापना किया है। लगभग 100 साल का इतिहास है भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट का हुआ है, और जैसा कि भारत की मोदी सरकार जानती है, बताती भी है कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा कम्युनिस्ट थॉट है। माओवादी कम्युनिस्ट थॉट का सबसे बेहतरीन प्रतिनिधि है और पूरी चीज़ों को ये उसी तरीके से देख रहे हैं। सरकार भी उसको इसी रूप में देख रही है। माओवादियों ने पहली बार भारत में जनता सरकार का स्थापना किया और जनता सरकार की स्थापना के लिए स्थापना के साथ ही साथ उन्होंने पूरी एक सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार किया, जिसमें कि उसका अपना वित्त विभाग है, उसके अपने राष्ट्रपति हैं, उसके अपने कृषि मंत्री हैं, उसके अपने शिक्षा मंत्री हैं, उसके अपने स्वास्थ्य मंत्रालय है। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। भारत सरकार इस स्ट्रक्चर को चाहती है ध्वस्त करना। उसका अपना न्याय विभाग भी है, जहाँ पे कोर्ट जो है न्याय देती है लोगों को। इस कोर्ट की बहुत लोकप्रियता भी है और समाज में स्वीकार्यता भी है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। भारत सरकार को इसी चीज़ से खतरा है कि ये अल्टरनेट सरकार चला रहा है। विद्रोह से भारत सरकार को कोई खतरा नहीं होता है। विद्रोह जानता है, विद्रोह हो या वो सत्ता में हिस्सा लेने का ही एक प्रक्रिया होता है। लेकिन माओवादी तो इस सत्ता को ही नहीं पलट देना चाहता है, जिसका परिणाम होता है कि दोनों के बुनियादी लक्ष्य में ही फर्क होने की वजह से अमित शाह ने 31 मार्च 26 तक तो बोल दिया है कि इसको समाप्त कर देंगे, लेकिन कश्मीर की समस्या पर कुछ नहीं बोलते हैं, या फिर मणिपुर की समस्या पर कुछ नहीं बोलते हैं, या भारत के अन्य हिस्सों में जो विद्रोह चल रहा है, लोगों का स्वतःस्फूर्त विद्रोह, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि वो जानता है कि ये सभी हमारे हिस्से हैं, बस ये इनके हिस्से नहीं है। इसलिए उन्होंने दो चीज़ किया है, हत्या और आत्मसमर्पण। जिस तरह से आप माओवादियों को अगर लड़ रहे हैं तो उनकी हत्या कर रहे हैं, जैसा कि आपने लगातार किया है, कभी 31 माओवादियों को मारा है, कभी 38 माओवादियों को मारा है, कभी 29 माओवादियों को हत्या किया है आपने, कभी इसी साल में लगभग 300-400 का आंकड़ा पार कर गया है 24 से 25 के बीच में। दूसरा नीति आपका है आत्मसमर्पण कराने का। आत्मसमर्पण कराने के लिए जो भी आदमी आए हैं, उसके बारे में लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं कि ये फलाना कमेटी के हैं, इस पर 5 लाख का इनाम है, तो इस पर 10 लाख का इनाम है, इस पर 1 करोड़ का इनाम है, किसी पर 2 लाख का इनाम है। सवाल है, आप आदिवासियों के इस मुंडी का सर का बिक्री कर रहे हैं। इनाम रख करके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप आदिवासियों की गिनती को बाजार बना रही हैं? इतने माओवादियों की हत्या कीजिए, तमसा ले लीजिए। ये क्या है ये बहुत ही गलत परंपरा है। इसी तरह से आपको याद होगा, भारत में जब बौद्ध शासनकाल था, गौतम बुद्ध के निकला हुआ विचारधारा जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, उस बौद्ध धर्म का, उस बुद्धिस्टों का नरसंहार नहीं किया गया भारत में, बल्कि उनके सर के ऊपर भी इसी तरह का इनाम घोषित किया गया था। ब्राह्मणों ने इसी तरीके से हर बौद्ध भिक्षुओं की सर पर इनाम रखा था कि बौद्ध भिक्षुओं का सर लाइए काट करके और इनाम अपना ले जाइए। परिणाम हुआ कि बौद्ध भिक्षु भारत से भाग गए और भारत आज दुनिया में सबसे ज़्यादा गुलाम, पददलित और शोषित देश बन गया। एक बार फिर वही परंपरा शुरू की जा रही है, आदिवासियों के सर के पर बोली लगाने का। ये जो परंपरा आप कर रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर पैसा लगाने का, सर को खरीदने का, हत्या करने का जो आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, आखिर ये आप किस संस्कृति को दिखाना चाहते हैं, जहाँ पर कि हत्या का प्रोत्साहन दिया जाएगा, हत्यारों को पुरस्कृत किया जाएगा। देश के अंदर में ही अपने ही नागरिकों की हत्या करने का ये रिकॉर्ड दुनिया के किसी हिस्से में भी नहीं है। इस तरीके से तो आप अपने ही नागरिकों को खत्म कर उन लोगों का सहयोग कर रहे हैं
जो इस देश को गुलाम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, गुलाम बना लिया था जिन लोगों ने इस देश के गरीबों का, उनकी महिलाओं का उत्पीड़न किया था, उनके साथ बलात्कार करता है, उनके साथ हत्या करता है, उनकी बहू बेटियों को लूटता है, उनकी धन दौलत को लूटता है, उनकी जंगल जमीन पर कब्जा करता है, उनका सहयोग कर रहे हैं आप। तो ये पुरानी परंपराएं जो थी अब वो फिर से जीवित हो गई है इस शक्ल में। हत्या कीजिए, सर लाइए, पैसा ले जाइए, समर्पण कीजिए, पैसा ले जाइए। तो ये पैसों का खेल है। ये कारपोरेट घराने इसी असल में इसी तरीके से काम करते हैं। ये ब्राह्मणवादी जो फांसीवादी सरकार सत्ता में है इसी तरीके से काम करती है। सर का बोली लगाता है, सर काट के लाइए, पैसा ले जाइए। ये क्या बाजार है? हर बुद्धिजीवी भारत के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। ये क्या मजाक है? ये आपने लोगों की जिंदगी का मोल पैसों में तोल दिया है। ये कहीं से भी सही चीज नहीं है इसका। और ये भारत का इतिहास पुराने से बौद्धों का साथ यही हुआ था, अभी भी यही हो रहा है। तो क्या बदला? आपको लड़नी अगर है तो आप सीधा डिबेट कीजिए। भारत के लोग, आप भारत की सरकार और माओवादियों की सरकार दोनों डिबेट कीजिए। जनता तय करेगी किसके साथ जाना है। मैं नहीं कहता कि आपको माओवादी समाप्त कर देगा। मैं ये भी नहीं कहता कि आप माओवादी को समाप्त कर देंगे। दोनों ही एक दूसरे को समाप्त नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से, क्योंकि एक आंकड़े की बात करें अगर हम, इसमें लगभग 30-32 करोड़ लोगों की हत्या का एक दौर चलेगा। 30-32 करोड़ लोगों की हत्या करना जरूरी ना है, नहीं है। इसके लिए बेहतर उपाय यही है कि माओवादियों से और सरकार के प्रतिनिधि तो डिबेट कर लें। जनता के सामने जिस तरह आप चुनाव लड़ते हैं, हर साल 5 साल में आए देश में हर हिस्से में चुनाव लड़ते हैं आप, है उसी तरीके से क्यों नहीं दोनों आपस में बहस कीजिए, जनता के सामने बहस कीजिए, टीवी पर बहस कीजिए। पूरे देश की जनता सुनेगी दोनों की बातों को। पूरे देश की जनता आपकी बात भी सुनेगी। जो भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं वहां आए, अपनी बात रखें, जनता को समझावें। माओवादी के प्रतिनिधि भी आए, जनता से बात करें, उनको समझाएं अपनी बात, उनकी पॉलिसी बताएं अपनी। जनता तय कर लेगी कि भाई दोनों में से किसकी बात सही है। अगर जनता को लगता है कि आप भारत सरकार की बात सही है तो भारत सरकार के साथ चली जाएगी, वो माओवादी अप्रासंगिक हो जाएंगे। अगर माओवादी की बात जनता लगता है कि ये बात सही बोल रहे हैं, ये जनता के हित में बात बोल रहे हैं, जनता की जरूरत की बात बोल रहे हैं, जनता माओवादी के साथ चली जाएगी। आप साइलेंट हो जाइए, आप अप्रासंगिक हो जाइए। लेकिन एक दूसरे को खत्म करने की जो कोशिश चल रही है, ये एक खूनी दौड़ शुरू करेगा भारत में। ये ना तो आप माओवादी समाप्त कर पाएंगे, ना माओवादी आपको समाप्त कर पाएंगे। ये आप माओवादी समाप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये भी एक सवाल है, लेकिन आप माओवादी समाप्त नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। दोनों की स्थिति में 30-32 करोड़ लोगों की हत्या क्यों किया जाए? बेहतर रास्ता यही है कि दोनों ही सरकार अपने अपने मुद्दे लेकर के जनता के बीच में आ जाए, माओवादी भी अपने मुद्दे ले जनता बीच में जाए, बहस करें, जनता तय करेगी। क्योंकि दो जनता के नहीं लड़ रहे हैं, अगर है आप, जनता तय कर लेगी मुझे जाना किसके साथ है। लेकिन ये नरसंहार करना, ये रुपयों की बोली लगाकर किसी का सर काट लाना, किसी गोली मार देना, एक सभ्य समाज में और सभ्यता का मध्ययुगीन चीज ये है जिसका जगह नहीं होना चाहिए। हम इस दौर को भुगत रहे हैं, हम इस दौर को जी रहे हैं, इस दौर के खिलाफ होना चाहिए। और वार्ता का दौर है ये। दोनों ही सरकार अपनी अपने मुद्दे लेकर आए। मैं बार बार कहना चाहूंगा दोनों ही सरकार से कि अपने अपने मुद्दे लेकर के दोनों डिबेट करें, टीवी पे डिबेट करें, जनता के बीच डिबेट करें। दोनों ही हथियार रखें, हत्या का दौर बंद करें, अन्यथा 32 करोड़ लोगों की हत्या के जिम्मेवार आप खुद होंगे। तो ये 32 करोड़ आंकड़ा कैसे आया है, इस पर हमने वीडियो बनाया था पिछले बार। क्योंकि दोनों ही दूसरे को खत्म करने के लिए इतने लोगों का खत्म करने के बाद ही हो पाएगा। चाहे वो माओवादी इतने लोगों की हत्या करें या सरकार इतने लोगों की हत्या करे, या दोनों झड़प में इतने लोगों की हत्या हो, ये हत्या होगी। इसको रोकने का एकमात्र तरीका यही है, डिबेट कीजिए, सभ्य समाज
ये इंटरनेट युग का लाभ उठाइए, अपने बहस को जगह दीजिए, बहस के माध्यम से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिए। अगर ये बात अच्छी लगती है आपको है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इन सवालों को दोनों ही जगह जरूर पहुंचाइए, डिबेट कीजिए, हथियार रखिए। नमस्कार।